हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने इंडियन पीसीएस एकेडमी चैनल में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो अपनी इस यात्रा में आज हम एक अध्याय और जोड़ने आए हैं, चैप्टर नंबर या लेक्चर नंबर 8। तो इस यात्रा को हम धीरे धीरे ज़रूर चला रहे हैं, लेकिन ये यात्रा बहुत लंबी और किफ़ायती होने वाली है हम सभी के लिए। तो आपको ये क्लासेस बीच में नहीं छोड़नी है, एक तरफ से क्लासेस लेते हुए चलना है और अंत तक पूरे विषय को, जैसे हमारा ज्योग्राफी विषय चल रहा है, उसको पूरा जब तक फिनिश ना हो जाए तब तक साथ में पढ़ते चलना है। क्योंकि कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आधा छोड़ने से या बीच में छोड़ने से कोई भी हल नहीं निकलता है। कभी कभी हमारे मन में ये भी आता है कि चलो इन सर को हमने ट्राई कर लिया, अब नेक्स्ट टीचर को हम ट्राई करते हैं। तो चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी और टीचर हो, आप जब तक उसको समय नहीं दोगे, जब तक उसकी क्लासेस नहीं लोगे रेगुलरली, तो तब तक आप कोई भी आउटकम उससे नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है? तो बस यही आप सभी से निवेदन है कि मेरे साथ रहिए, यानी मेरे साथ पढ़ते रहिए, मेरी क्लासेस लेते रहिए और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल आराम आराम से और कॉन्सेप्ट बाई बिना रटे हुए करते चलना है। क्लियर? तो हमारा जो चैनल है वो चैनल जो जीके से संबंधित है। जीके कौन से एग्ज़ाम्स के लिए तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले सभी वीडियोस में, और अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वीडियो यानी चैनल है, ये हमारी क्लासेस हैं यूपीएससी यानी सभी बड़े एग्ज़ाम से लेकर छोटे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं सभी के लिए आप मेरी क्लासेस को यानी ये वीडियोस देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है? और रही बात ये जो धीरे धीरे चल रहा है, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कोई भी टीचर अगर शुरुआत कर रहा होगा, अगर आप भी किसी टीचर से शुरुआत में पढ़ते हैं तो एकदम अगर 1 घंटे 2 घंटे पढ़ना आपको भी बोरिंग लगता है नई टीचर से पढ़ना। ठीक है? और मेरे पास तो वो भी संसाधन नहीं है, जैसे डिजिटल बोर्ड हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, तो इसलिए आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है। और वही कारण है मेरे वीडियोस को छोटा होने का। ठीक है? ताकि आपको मैं बोरिंग महसूस ना होने दूँ। 1 मिनट। ठीक है? और एक न्यूज़ फिर आपको मैं वही न्यूज़ फिर दोहरा देता हूँ। जो भी स्टूडेंट एमपी पुलिस या कोई भी स्टेट पीसीएस एसएससी के लिए जीएस पढ़ना चाहते हैं, वो ऑफलाइन मुझसे पढ़ सकते हैं मात्र 100 रुपये में। कोई भी क्लास, जैसे एकेडमिक्स की अगर मैं बात करूं, 5th क्लास से मैं अगर बात करूं, क्योंकि उससे छोटे बच्चों के लिए रियल बताता हूं कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनको छोटे होते हैं, समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जो 5th क्लास से बच्चे, उनको सामान्य ज्ञान की क्लासेस, और 10th तक एकेडमिक्स की अगर मैं बात करूं तो 10th तक के लिए सामान्य ज्ञान ऑफलाइन जो बच्चे ले सकते हैं वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में आकर मुझसे ले सकते हैं। और मैंने आपको पहले नंबर लिखाया था, अपना मोबाइल नंबर, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, 9074715365। या तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और इन दोनों की यानी एकेडमिक्स की और जो भी प्रतियोगी एग्ज़ाम होते हैं, इनकी जो फ़ीस रहेगी मात्र 100 रुपये रहेगी। कोई भी एक्स्ट्रा, ना तो कोई एडमिशन फ़ी ली जाएगी आपसे, मंथली फ़ी ली जाएगी आपसे, मात्र 100 रुपये। ना तो ऑनलाइन, ऐसा भी नहीं है कि हम या आप जैसे कॉल करें तो मैं आपसे पहले बोलूं कि आपको पहले 100 रुपये या कुछ भी 50 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पढ़ो, डेमो लीजिए, डेमो अगर आपको अच्छा लगता है उसी की बात भी कीजिए। ठीक है? तो हमारा चल रहा था इंडियन ज्योग्राफी में हमने पिछले 7 क्लासेस हमने कर लिए हैं। पिछले 7 क्लासेस में आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए। अब तो मैंने आपको अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र होता क्या है? अपवाह तंत्र के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? अपवाह तंत्र के अंदर हम पढ़ेंगे नदियों के बारे में। सभी भारत की जो भी नदियां हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है?
अब अपवाह तंत्र होता क्या है, कोई भी नदी किसी क्षेत्र में बहती है और उसकी जो भी सहायक नदियों का जो बहाव क्षेत्र होता है या अपवाह क्षेत्र होता है, जहाँ जहाँ वह बहती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो देखिए आज अपवाह तंत्र, इसका अर्थ क्या होता है, मुख्य नदी, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर गंगा नदी, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या मान लो, गंगा नदी मुख्य नदी क्या होगी, जैसे गंगा एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया हमने। सहायक नदियाँ, जैसे इसकी जो भी सहायक नदियाँ, जैसे यमुना हो गई, सोन हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, उसकी वो सहायक नदियाँ, तो इनका जो बहाव क्षेत्र होता है, जहाँ जहाँ ये नदियाँ बहती हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, उस नदी का, यानी गंगा नदी का क्या बोल देंगे हम, अपवाह तंत्र बोल देंगे। इतनी बात क्लियर। इस बात में किसी को कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए मेरे अंदाज से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अपवाह तंत्र, भारत में इनका डिवीज़न किया गया है, तो इनका डिवीज़न दो तरीके से डिवीज़न किया गया, यानी दो तरीके से किस आधार पर किया गया, बहाव के आधार पर, ठीक है। बहाव के आधार पर दो तरीके से डिवीज़न किया गया, एक तो जो हिमालय की नदियाँ हो गई, दूसरी प्रायद्वीपीय। अब आपको इस बात में कोई भी ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं और जो हिमालय की नदियाँ क्या क्या होती हैं। और जो भी स्टूडेंट्स मेरा ये पहली बार ये क्लास ले रहे हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं कि ये प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है और हिमालयी नदियाँ हिमालय किस क्षेत्र को बोलते हैं, तो आप मेरे पिछले वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और मैं इन सभी वीडियो जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना, भूगोल नाम से मेरे चैनल पर, उसमें मैं सबकी लिंक इसके जैसे वीडियो जो भी होता है उसके डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं। तो दो बहाव के आधार पर दो पार्ट में इसका डिवीज़न किया गया, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिमालय की नदियाँ। तो जो हिमालय की नदियों की विशेषताएँ दी गई हैं, तो ये नदियाँ 12 मासी होती हैं। 12 मासी का मतलब क्या होता है, पूरी साल भर बहती हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो लगभग ये नदियाँ 12 महीने यानी एक साल बहती हैं। और उसका कारण क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे जो नदियाँ होती हैं, जैसे हिमालयी नदियाँ होती हैं, तो नाम से भी आप समझ रहे होंगे हिमालयी नदियाँ क्या बोलते हैं, क्योंकि ये हिमालय से निकलती हैं, ठीक है। ये कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से, ठीक है ना, हिमालय से निकलती हैं। और हिमालय से निकलने के कारण और इनका अपवाह क्षेत्र भी होता है, वो हिमालय ही होता है। तो यहाँ से जब हिमालय से बहती हुई ये आती हैं, तो जो हिमालय की जो बर्फ़ पिघलती है, वो उसका पानी इस नदियों में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। इसलिए ये नदियाँ क्या होती हैं, साल भर बहती रहती हैं, सूखती नहीं हैं, ठीक है। ये नदियाँ 12 मासी होती हैं। गॉर्ज का मतलब गड्ढे, वी आकार की घाटियाँ, मतलब ऐसी घाटियाँ बना लेती हैं, इधर भी पहाड़ी, बीच में क्या ऐसी वी आकार की घाटियाँ बना लेती हैं। विसर्प क्या होता है वो समझिए। जैसे कोई नदी होती है, कहीं धीमी हो जाती है तो ऐसा आकार ले लेती है सांप के आकार के, तो ये विसर्प हो गया, ठीक है ना। विसर्प के आकार, जलप्रपात यानी झरने। गोखुर का मतलब होता है कहीं कहीं ऐसा होता है जो नदियाँ बहकर आती हैं तो कहीं समतल मैदान मिल जाते हैं। मैदानों में क्या होता है, इन नदियों का जो बहाव क्षेत्र होता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब नदियाँ मैदानों में प्रवेश करती है तो इनका ये बहाव क्षेत्र क्या हो जाता है, मैदानों में बहाव कम हो जाता है, तो वहाँ पर कहीं कहीं गड्ढे होते हैं। गोखुर का मतलब होता है गाय का खुर, ठीक है, गोखुर। तो गाय के खुर के समान की आकृति बन जाती है जब बहाव कम होता है तब। अब जैसा भी आप समझें, तो उसमें पानी भर जाता है, तो उस ऐसी झीलों को, ऐसे जो गाय के पैर के नुमा की जो झील बन जाती हैं, उनको क्या बोल देते हैं, हम गोखुर झील बोल देते हैं। और इन नदियों के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है मैदानी क्षेत्रों में, डेल्टा का निर्माण करती है। क्लियर। ये अगर आपसे पूछा जाता है, मैं आपको बताऊं क्वेश्चन कैसे बनता है इनसे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से आपको प्रायद्वीपीय नदियाँ दी जाएंगी और हिमालय नदियाँ दी जाएंगी,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी विसर्प आकार की घाटी या झील का निर्माण करती है या गोखुर झील का निर्माण करती है? तो कौन सी नदियाँ होती हैं? वो नदियाँ होती हैं हिमालयी नदियाँ, ठीक है। और हिमालयी नदियों के अंतर्गत कौन सी प्रमुख 3 नदियाँ आती हैं? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये थी पूरा अपवाह तंत्र का ग्राफ वाइज, ठीक है। और 3 नदियाँ हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। कितनी नदियाँ पढ़ी हमने? 3 नदियाँ। तो इन तीनों नदियों को हम एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक। सबसे पहले सिंधु नदी को देखेंगे, उसके बाद गंगा नदी को देखेंगे, उसके बाद ब्रह्मपुत्र। और देखेंगे कैसे, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा, यानी ऐसे समझाऊँगा कि मैं इतना बोल सकता हूँ कि जीवन में आप उसको नदियों को कभी भूलेंगे नहीं। और आपने अभी तक पढ़ा है, अगर सही से नहीं पढ़ा गया, विदाउट मैप के पढ़ाया गया, तो आप इस बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अलग लगेगा, ठीक है। मैं जो नदियाँ पढ़ाऊँगा पूरा मैप से पढ़ाऊँगा। मैप से कैसे पढ़ाऊँगा? अगर मान लो सिंधु नदी ऐसे बह रही है, भारत का नक्शा है, तो सिंधु नदी ऐसे बह रही है, तो मैं बताऊँगा कि यहाँ कहाँ से प्रवेश कर रही है, कहाँ निकल रही है, कहाँ पाकिस्तान में जा रही है, इससे कौन सी नदियाँ आकर मिल रही हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो अगली हमारी नदी कौन सी होगी? यानी 3 जो हिमालय की नदियाँ बताई थी मैंने, हिमालय के कितने अपवाह तंत्र बताए थे? हिमालय के 3, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सबसे पहले मैंने अभी क्या बोला था कि सबसे पहले जो हम नदी पढ़ेंगे वो सिंधु पढ़ेंगे, क्योंकि गंगा हमारे भारत से ज़्यादा जुड़ी हुई है, यानी हमारे भारत की प्रमुख नदी है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके लिए स्पेशल वीडियो, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले नदी हम पढ़ेंगे हिमालय की, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, यानी सिंधु नदी का जो अपवाह तंत्र है वो। अगर इसके उपनाम की बात करें, अगर इसका दूसरा नाम अगर हम बात करें, कौन सा है? इसका दूसरा नाम है सिंगी खंबान। या इसका अर्थ क्या होता है? सिंगी खंबान का शेर का मुख। और ये कहाँ पर बोला जाता है? ये तिब्बत में। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? अगर पूछा जाए, यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा कि सिंगी खंबान किस नदी का उपनाम है, या किस नदी को सिंगी खंबान या शेर का मुख बोला जाता है? तो कौन सी को बोला जाता है? सिंधु नदी को। और कहाँ बोला जाता है? तो तिब्बत में, ठीक है। फिर हम इसके एक तरफ से समझते चले, इसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है वो क्या होता है? पहला उद्गम होता है, कहाँ कहाँ बहती है, इसकी सहायक नदियाँ, और इसका अंत कहाँ होता है, ठीक है। तो इसके अगर उद्गम की जैसे निश्चित उद्गम तो कहीं भी नहीं पता है, लेकिन एग्जाम में जो माना जाता है वो माना जाता है जो बोखरचू झील है। कहाँ पर है बोखरचू झील? कैलाश पर्वत श्रेणी। और कैलाश पर्वत श्रेणी कहाँ पर पड़ती है? तिब्बत में। यानी कुछ हिस्सा इसका कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। तो आपसे क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे, इस उद्गम से 3 क्वेश्चन बनेंगे कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? बोखरचू झील से। दूसरा बन सकता है किस पर्वत श्रेणी से होता है? तो कैलाश पर्वत श्रेणी से। किस देश से होता है, यानी कहाँ से होता है? स्थान पूछा जाएगा तो तिब्बत से होता है। फिर अगर हम इसके बात करें कि ये कहाँ कहाँ बहती है, तो उत्तर पश्चिम, यहाँ से यहाँ पर आपको दिख भी रही है, ये डायरेक्शन कौन सी होती है? ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, बीच की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम हो जाएगी। तो ये सीधी नदी यहाँ से उद्गम होता है, तो ऐसे बहती हुई जाती है ऐसे। तो उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई दमचोक के पास भारत में प्रवेश करती है। तो दमचोक कहाँ होनी चाहिए? ये हमारा लद्दाख हो गया, ठीक है, ये लद्दाख हो गया। तो दमचोक क्या होगा? ये जगह होगी। दमचोक के पास भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है, ठीक है। भारत में अगर इसकी लंबाई की बात करें, सिंधु नदी की लंबाई की बात करें तो 1114 किलोमीटर है। कुल लंबाई की बात करें तो कहीं कहीं यहाँ पर 2900 भी दिया रहता है, ठीक है ना, 2900 किलोमीटर। तो आप अगर पेपर में 2880 आए, 2900 आए,
2800 सिर्फ 2800 आए तो आपको एक ही आएगा, क्योंकि पेपर बनाने वाला इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि तीनों ऑप्शन एक साथ रख देगा, क्योंकि इनकी लंबाई मेज़रमेंट इतना आसान भी नहीं है। तो कहीं कहीं राउंड फिगर में दे देते हैं, राउंड फिगर में कितना दे देते हैं, कहीं 2900 दे देते हैं, कहीं 2800 दे देते हैं, कहीं कहीं 2880 भी दिया गया है। ठीक है। इसकी अगर सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो श्योक, गिलगित, सिगार, काबुल, जास्कर, ये इसकी सहायक नदियाँ। और पंच नदियों की बात करें जैसे रावी, पंच नदियों अगर आपसे कहीं पूछा जाता है, जैसे पंजाब नाम पड़ा है तो 5 नदियों का आब, जहाँ पर 5 नदियों का मतलब 5 नदियाँ यहाँ से निकलती हो, ये 5 नदियों के किनारे बसा हुआ शहर। तो रावी, झेलम, ब्यास, सतलज और चेनाब, इन 5 नदियों को क्या बोलते हैं, पंच नदी की संज्ञा दी गई है। क्लियर हो गया। ये आपस में मिलकर, जैसे अभी यहाँ पर आप देखिए, ये सिंधु नदी दिख रही है आपको, मैंने अभी आपको बताया था कि मैप के थ्रू पढ़ाऊंगा, और आपको भी बिल्कुल सब ऐसे ही किताब में मैप बनाना है, जैसे नोट्स आप बनाते उसमें आपको मैप बनाना हर नदी के साथ में। क्लियर हो गया। हर नदी के साथ में आप क्या बनाओगे, ऐसे मैप बनाओगे तो आपको याद करने में आसानी होती जाएगी। तो ये नदी आपस में, पहले यहाँ से झेलम नदी आई, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी 5 नदियों में से, इन 5 नदियों में से कौन सी वो प्रमुख नदी है जो सीधी यानी लगातार डायरेक्ट किससे मिलती है, सिंधु नदी। तो जो ये नदी आई है सीधी झेलम, वो सिंधु नदी से डायरेक्ट मिलती है। और ये सारी नदियाँ आपस में चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सब नदियाँ झेलम में मिलकर बाद में किस में मिल जाती हैं, सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो क्या लिखा है, ये नदियाँ आपस में मिलकर यहाँ पर ये आपस में मिल रही हैं। मिठानकोट जगह का नाम क्या है यहाँ पर, मिठानकोट। कहाँ पड़ता है ये, पाकिस्तान में। ठीक है। तो पाकिस्तान के मिठानकोट में ये नदियाँ मिलती हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो 5 नदियाँ सिंधु नदी से किस स्थान पर मिलती हैं, तो मिठानकोट, कौन सी जगह, मिठानकोट। कहाँ पड़ता है ये, पाकिस्तान में। ठीक है। फिर अगर यहाँ पे हम ये बात करें, सिंधु नदी का जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, कब हुआ था, 1960 में हुआ था। इसके तहत भारत इस नदी का जो कुल जल है, कुल जल के अपने आप में कोई भी चीज़ क्या होती है, 100% होती है। तो 100 का सिर्फ 20% कौन लेता है, भारत लेता है। तो ये था सिंधु नदी का पूरा निष्कर्ष। सिंधु नदी के जैसे एग्जाम जो भी होते हैं, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसकी सहायक नदियों पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, इन सहायक नदियों पर। जैसे मैंने बनाया ये एंगल, तो आप ऐसे खड़े होइए, तो ये जो नदियाँ हैं वो कौन सी साइड पड़ेगी, बाएं साइड। तो ये नदियाँ किस साइड से मिल रही हैं, बाएं साइड से। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो ये 5 नदियाँ हैं वो किस दिशा से सिंधु नदी में मिलती हैं, तो किस दिशा से सिंधु नदी में मिलती हैं, बाएं दिशा से, यानी बाएं हाथ से। ठीक है। इसी तरह कल मैं आपको जो बताऊंगा वो क्या बताऊंगा, ये 5 नदियों का पूरा डिटेल बताऊंगा। बिल्कुल आराम आराम से इत्मीनान से हमें पढ़ना है, किसी भी बात की कोई भी जल्दी नहीं। इन 5 नदियों का हम, जैसे हमने अभी सिंधु नदी पढ़ा, ऐसे ही आप भी डायग्राम बनाया करो। कैसे बनाया करो, यहाँ पर सिंधु नदी हो गई, कोई भी नदी हो गई। ठीक है। उद्गम हो गया, विस्तार कहाँ कहाँ बहती है, सहायक नदियाँ हो गई, और समापन हो गया। बस आसान हो जाएगा आपको याद करना। अगर वैसे आप पूरा पैराग्राफ से बनाओगे ना तो बहुत कठिन होता है याद करने में। ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं हम, और बहुत समय भी लगता है, क्योंकि जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स तलाशते हैं। शॉर्ट नोट्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम उसका एकदम जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो आपको भी ऐसी, तभी तो मैं आपको करा रहा हूँ ऐसे, आप इसके अलग से नोट्स बनाओगे। क्लियर। और जो प्रिंट मैं भेज रहा हूँ आपको उसका अलग से बनाओगे, तो दोनों मिलके जब आपके साथ चलेंगे तो आपको कोई भी दुविधा नहीं होगी। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए ना। तो व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे यार, ऐसे कैसे होगा, जब तक व्यूज़ नहीं आएंगे तब तक मैं भी कैसे आगे बढ़ पाऊँगा, है ना। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी लोग क्लास देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर। और बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो मेरी जो भी क्लास न्यू आया करेगी आप
आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, फिर आपसे वो क्लास मिस हो सकती है। ठीक है, अभी मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ आपको क्लास, ऑफलाइन क्लास की तरह, यानी मोबाइल पे वीडियो बना कर डाल, फिर कुछ समय बाद जैसे सुविधाएं मेरे पास होंगी, फिर मैं क्या पढ़ाई करूँगा, डायरेक्ट लाइव पढ़ाई करूँगा। ठीक है, तो उस पर जैसे आप ज़्यादा जुड़ोगे, तुरंत तो आप मुझसे डाउट पूछा करोगे, वहीं सॉल्व हुआ करेंगे डाउट। क्लियर? ठीक है, थैंक यू।